नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी प्रिमिटिव एंड मॉडर्न, मतलब कृषि प्रकार की परंपरागत और आधुनिक। जैसा कि आपको पता है कि कृषि का इतिहास काफ़ी पुराना है। प्राचीन काल से ही कृषि जो है जीविकोपार्जन का एक प्रमुख स्रोत है और वर्तमान में औद्योगिक और नगरीय क्रांति हुई है। वाणिज्यिक व्यवसाय, रोजगार और कई सारे अन्य सेक्टरों में भी वृद्धि हुई है। बावजूद इसके कृषि आज भी एक महत्वपूर्ण जो है संसाधन के तौर पे, या आप कह सकते हैं क्रियाकलाप के तौर पे बना हुआ है। जहाँ तक कृषि की बात है तो प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी कई सारे तत्व हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। कृषि प्रकार की भी एक तरह से वही है जो उन तत्वों को समाहित किया जाता है। जैसे अगर हम इसको सिंपल शब्द में समझें तो हम कह सकते हैं कि कृषि प्रकार की, जिसको अंग्रेजी में एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी कहा जाता है, तो हम इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो एग्री प्लस कल्चर प्लस टाइप प्लस लॉजी, दैट मीन्स अंग्रेजी का एग्री शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एगर से लिया गया है। AGER, एगर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लैंड यानी भूमि, यानी एग्री का मतलब हो गया भूमि। अगर हम कल्चर की बात करें तो उसका तात्पर्य कल्टीवेशन से होता है, यानी जुताई से होता है। टाइप तो जैसा कि आपको पता है कि टाइप का शब्दशः मतलब होता है प्रकार। और लॉजी जो है वो लोगोस से बनता है। लोगोस भी एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है टू स्टडी, या अध्ययन करना, समीक्षा करना, विश्लेषण करना। यानी कि अगर पूरी तरह से हम एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी का अक्षरशः हिंदी अनुवाद कर दें तो यह हो जाएगा कृषि प्रकारात्मक विश्लेषण। यानी कि कृषि प्रकार की का से किसी विशिष्ट प्रदेश में विकसित वैसे कृषि स्वरूप के प्रकारों या प्रारूपों की समीक्षा से है जो नेचर में या प्रकृति में हेरार्की वाइज होते हैं, पदानुक्रम वाइज होते हैं। तो इस तरह से एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी को हम परिभाषित कर सकते हैं कि एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी इज़ द सम ऑफ या रिजल्ट ऑफ द म्यूचुअल रिलेशन ऑफ many features, many distinctive features, that means social, operational, productional and structural, यानी कि सामाजिक, संगठनात्मक, तकनीकी या उत्पादन के संदर्भ में कृषिगत स्वरूप के विश्लेषण को कृषि प्रकारिकी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कृषि प्रकारिकी और कृषि प्रदेश दोनों में अंतर है, मौलिक अंतर है। जैसे कृषि के प्रकार का निर्धारण जब हम करते हैं, यानी कृषि प्रकारिकी की हम बात करते हैं, तो उसमें हम कहीं ना कहीं उसके अंतर्निहित गुणों को आधार मानते हैं वर्गीकरण में। लेकिन अगर किसी किसी प्रदेश की बात करते हैं तो एक स्थानिक अवधारणा होती है जो कह सकते हैं कि एक विशिष्ट भूखंड पे होती है और कृषि स्थिति के साथ अपनी विशेषताएं होती है और दूसरे भूखंड से भिन्नता के लिए वो जाना जाता है। लेकिन कृषि प्रकार की जो है वो गुण धर्म जो है वो वहीं से रिलेटेड होता है और वो अंतर्निहित गुण के आधार पर हम उसका वर्गीकरण करते हैं। हालांकि कई सारे इसमें अवधारणा में जो है अभिलक्षण इसके बताए गए हैं और उसी आधार पे जो है कृषि प्रकारिकी का वर्णन किया जाता है। हालांकि इसके सीमांकन में या इसके निर्धारण में कई समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। जो अगला फिगर है वो उसी से संबंधित है। जैसे कि कृषि प्रकारिकी को में जो अध्ययन में अंतर्निहित समस्याएं हैं उसको हम 3 वर्ग में बांट सकते हैं। पहला तो ये कि अध्ययन क्षेत्र का विस्तार, दूसरा कि उस क्षेत्र विशेष में विभाजन हेतु जो उपयुक्त वेरिएबल्स हैं उनका चुनाव, कि किस वेरिएबल्स को हम चुनें, और तीसरी समस्या है कि जब हम अध्ययन क्षेत्र को चुन लेते हैं, वेरिएबल्स को चुन लेते हैं, तो उसका विश्लेषण के लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं। तो तीनों स्तर पे जो है कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिलती हैं। हालांकि इसके अध्ययन के लिए ये ज़रूरी है कि आंकड़ों का विश्लेषण जो है वो सही तरीके से हो, चाहे वो आप ग्राफिक मेथड से कर सकते हैं, चाहे आप क्लस्टरिंग वेरिएबल्स या इंडेक्स निकाल के कर सकते हैं, चाहे वो फैक्टर एनालिसिस से किया जा सकता है। एक विद्वान थे जिनका नाम था क्रोस्टोविकी, उन्होंने एक मॉडल टाइपोग्राम की रचना की थी जिससे कृषि प्रकारिकी का निर्धारण किया था। ये मैप जो है उसी से रिलेटेड है जो बेस्ड है क्रोस्टोविकी के कार्यों के आधार पे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बीच में जो भू उपयोग की पद्धति है उसमें अलग अलग टाइप है, जैसे में फसल है, भूमि उपयोग है, पशु प्रजनन है, फसल भूमि है, संपूर्ण उत्पादन है, खेतों की संरचना है, व्यापारिक उत्पादन है, सिंचाई पद्धति है। और इन सब के आधार पे जो है उन्होंने जो है अलग अलग पार्ट में
कृषि का वर्गीकरण किया और कृषि के प्रकारिकी को बांटा। अब यहाँ पे वर्गीकरण में भी जो है कई अभिलक्षण सामने आते हैं, कई सारे आधार माने जाते हैं और उसके आधार पे कृषि प्रकारिकी का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि कृषि प्रकारिकी के वर्गीकरण में चाहे वो बाह्य कारक हो उसका प्रयोग किया जा सकता है, या आंतरिक कारक है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। अब इसमें जो है कृषि प्रकारिकी जो है कई सारे कारकों से प्रभावित होती है, चाहे वो संगठनात्मक कारक हो, यहाँ तकनीकी विशेषता का कारक हो, सिंचाई का कारक हो, या उत्पादकता का कारक हो, श्रम का कारक हो, कई सारे कारक हैं और वो कारक जो है कहीं ना कहीं एक आधार बनते हैं जिससे कृषि प्रकारिकी का वर्गीकरण किया जाता है। अब यहाँ पे हम कृषि प्रकारिकी के सुनिश्चितीकरण की बात करें तो उससे जुड़े जो आवश्यक अभिलक्षण हैं उसको हम 4 वर्ग में बांट सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा 5 लिखा गया है 4 के वजह में। तो ये जो 4 टाइप है उसमें सबसे पहले हम रख रहे हैं कि सामाजिक और स्वामित्व संबंधी क्या विशेषताएं हैं, जिसमें सामाजिक विचरक में आप कह सकते हैं कि भूमि का स्वामित्व किसके पास है, भूमि उद्यम किस प्रकार का है, जोत का आकार लैंड होल्डिंग जिसको हम कहते हैं वो प्रति व्यक्ति कृषक के रूप में कहो या कृषक भूमि के रूप में हम माने या संपूर्ण उत्पादन के रूप में माने या पशुपालन के रूप में माने, वो क्या है। और वहाँ पे प्रतिजोत जो कृषक हैं यानी क्रियाशील व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो ये पहले आधार के अंदर शामिल किया जाता है। जो दूसरा आधार है जिसको हम संगठनात्मक तथा तकनीकी संबंधी विशेषता कहते हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि जो है प्रति 100 हेक्टेयर या प्रति हेक्टेयर पे मशीन का कितना उपयोग हो रहा है, कितनी सिंचित भूमि है उस क्षेत्र में, कितना जो है रासायनिक खाद उपयोग हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों को हम संगठनात्मक विचरक में रख सकते हैं। तकनीकी से आपको पता ही है कि आधुनिक तकनीकी यूज हो रहा है कि नहीं, मानवीय श्रम जो है वो कुशलतापूर्ण है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें सेकंड पॉइंट में आता है। जो थर्ड पॉइंट है वो है उत्पादन संबंधी विशेषताएं। इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें जो है सकल उत्पादकता चाहे वो फसल हो या पशुपालन हो वो कितना है, श्रम उत्पादकता कितना है, प्रति हेक्टेयर जो है कृषि उत्पादन कितना होता है, क्रॉप का पैटर्न क्या है, तो इन सारी चीज़ों को इसमें रखा जाता है। जो अंतिम चौथा आधार है जो संरचना संबंधी विशेषता जिसको हम कह सकते हैं, उसमें हम ये देख सकते हैं कि जो है वाणिज्यिकरण हो रहा है कि नहीं, मार्केट बेस्ड एग्रीकल्चर है कि नहीं, या अन्य जो उत्पादन को उन्मुख या उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो विधियां प्रयोग होते हैं वो हैं कि नहीं। इसी आधार पे जो है कृषि प्रकारिकी को बांटा जाता है। कोस्ट्रोवर्की की अध्यक्षता में 1972 में अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संगठन जिसको हम लोग IGU भी कहते हैं, उसके द्वारा कृषि प्रकारिकी की व्याख्या की गई और एक फॉर्मूला दिया गया जिसमें कहा गया कि T बराबर S इंटू O/P/C, दैट मीन्स T यहाँ पे कृषि का प्रकार यानी टाइप ऑफ एग्रीकल्चर क्या क्या है जिसको हम टाइपोलॉजी भी कह सकते हैं। S बराबर है सोशल एंड ऑनरशिप वेरिएबल्स, यानी जिसको मैंने पहले बताया कि सामाजिक विचरक या स्वामित्व विचरक। दूसरा जो है वो ऑपरेशनल वेरिएबल है यानी संगठनात्मक विचरक है। तीसरा जो है प्रोडक्शन वेरिएबल्स है, जो ये 4 आधार आपके दिए गए हैं, गलती से 5 लिखा गया है, ये 4 आधार को यहाँ पे सम्मिलित किया जाता है। और लास्ट जो है वो संरचनात्मक वेरिएबल्स है। तो इन वेरिएबल के आधार पे जो है डिफरेंट विचरकों को चुना जाता है। तो IGU के तत्वाधान में जो कृषि प्रकारिकी का निर्धारण किया गया था, इसमें इन चारों के अलावे 27 और वेरिएबल्स चुने गए थे और उसके आधार पे बांटा गया था। तो इस आधार पे कोस्ट्रोविकी ने जो है 1976 में विशद अध्ययन किया और उन्होंने, जैसा मैंने शुरू में बताया कि जो कृषि प्रकारिकी है वो एक पदानुक्रम होता है उसका नेचर, तो उन्होंने जो है अलग अलग पदानुक्रम में इसको विभाजित किया, जिसमें प्रथम स्तर यानी फर्स्ट हायरार्की जो था उसमें 5 को रखा, जिसमें परंपरागत विस्तृत कृषि है, संक्रमण गहन कृषि है, बाजारोन्मुख कृषि है, सामाजिकृत कृषि है और उच्च विशेषीकृत पशुपालन कृषि है। आप इसमें देख सकते हैं कि पहला जो दो है परंपरागत और संग्रहण गहन कृषि, इसको हम प्रिमिटिव मान सकते हैं, बाकी का जो है उसको हम मॉडर्न मान सकते हैं। तो सामान्य तौर पर परंपरागत आधुनिक में वर्गीकरण किया जाता है। फिर इन्होंने द्वितीय क्रम में लगभग 20 स्तर माने और तृतीय क्रम में 55 कृषि प्रकारकों का निर्धारण किया। तो इस आधार पे इन्होंने एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी को क्लासिफाइड किया, जिसमें जैसा मैंने बताया कि 4 वेरिएबल्स हैं और इन 4 के आधार पर फिर 27 वेरिएबल्स का चुनाव किया गया था। अब अगर हम बात करते हैं प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी की, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि ऐसी कृषि
या ऐसा कृषि व्यवस्था जिसके अंतर्गत जीवन निर्वाह की कृषि होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। जैसे आप लोगों को याद है विटलसी का जो उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि उसमें उन्होंने जो छोटे पैमाने पर जो बताया था कि घुमक्कड़ी चरवाही व्यवस्था या चलवासी पशुचारण होगा, जिसमें भूमि का स्वामित्व जो है एक तरह से संयुक्त होता है। लघु या मध्यम पैमाने पे जो है पशुपालन होता है। वैकल्पिक रूप में कह सकते हैं कि न्यून मात्रा में जो है क्रॉप इंटेंसिटी होती है। श्रम निवेश काफ़ी कम होता है वहाँ पे। पूंजी तो लगभग ना के बराबर होता है। भूमि का भी बहुत कम उपयोग होता है और जो उत्पादकता और व्यवसायीकरण का स्तर है वो काफ़ी निम्न होता है। यानी इसमें आप कह सकते हैं कि जो उत्तरी अफ्रीका का रीजन है, मध्य पूर्व का रीजन है, वो इस रीजन में आता है। इसके अलावा आपका इसमें एक चीज़ और भी चीज़ें होती है कि ये जो है कम गहन होता है तो ऑटोमेटिकली उत्पादकता इसकी न्यून हो जाती है। जो स्थानांतरित कृषि है वो भी इसकी एक विशेषता परंपरागत में आ जाती है, जिसमें जिसको झूम कृषि भी हम लोग कहते हैं और अलग अलग नाम है इसके, जिसमें भूमि का संयुक्त स्वामित्व होता है। इसमें भी सेम विशेषता होती है कि पूंजी, कृषि सबकी कमी होती है। उत्पादकता वाणिज्यीकरण तो ना के बराबर होता है। खाद्यान्न फसल भी मिश्रण होता है। स्थानांतरित कृषि की एक विशेषता है कि भूमि का उपयोग करते हैं, जैसे उसको उत्पादकता कम होती है उसको शिफ्ट कर जाते हैं दूसरी जगह। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है, तो इसमें मध्य अफ्रीका हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, भारत का उत्तर पूर्व वाला रीजन हो गया, अमेजन का क्षेत्र हो गया, तो इस तरह के रीजन में, लैटिन अमेरिका में, दक्षिण पूर्व एशिया में इस तरह की खेती की जाती है। जीवन निर्वाह भी कृषि इसी तरह से होती है, जिसमें जो है श्रम की आधिक्यता तो होती है लेकिन कुशल श्रमिक नहीं होते हैं। जो है जोतों का आकार छोटा होता है, न्यूनतम पैमाने पे खेती हो जाती है और खेती का जो मुख्य आधार होता है वो यही होता है कि जीवन निर्वाह उससे किया जाए, मतलब कि उसका कहीं ना कहीं वाणिज्यिक और व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं होता है, उसका एक ही उद्देश्य होता है जीवन निर्वाह। तो ये सारी जो विशेषता है वो परंपरागत कृषि प्रकार की व्यवस्था है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो तकनीकी स्तर पे आप देखेंगे तो मैक्सिमम जगह जो है वो परंपरागत कृषि प्रकार की ही आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो तकनीकी के स्तर पे देखें, संरचना के स्तर पे देखें, संगठनात्मक स्तर पे देखें, तो ये परंपरागत कृषि व्यवस्था की होती है। इसमें भी कई बृहत स्तर पे भी की जाती है कि जो है बटाई खेत दे दिया गया, तो वो भी ऐसा नहीं है कि वो फिर जो है आपका मॉडर्न हो जाता है, वो भी जो प्रकार की है वो भी इसी के अंतर्गत आती है, क्योंकि वहाँ भी किसान जो है कहीं ना कहीं जो मेथड्स यूज करते हैं वो जो है परंपरागत कृषि का ही मेथड यूज करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आधुनिक कृषि की, तो इसमें जो है बाजारोन्मुख कृषि हो जाती है। बागानी कृषि या व्यापारीकरण और दुग्ध उत्पादन की खेती हम कह सकते हैं कि होगा। इस प्रकार की कृषि की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है कि मानवीय श्रम कम लगता है लेकिन पूंजी लागत अधिक होता है, जिसके कारण से तकनीकी और पूंजी की अधिकता के कारण वहाँ से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और इसकी प्रमुख विशेषता वही है जिसको कमर्शियल फार्मिंग हम कह सकते हैं, व्यवसायीकरण। जैसे जापान, ताइवान, मलेशिया, यूरोप के कई सारे नगरीय क्षेत्र में इस तरह के पाए जाते हैं, या जितने शीतोष्ण, चाहे वो पंपास की बात करें, स्टेपी पंपास की बात करें, डाउन्स की बात करें, इस तरह के जितने बड़े बड़े बागान हैं वहाँ पे इस तरह की खेती की जाती है। यानी कि यहाँ पे जो है क्रॉप इंटेंसिटी भी जो है वो बेस्ट होता है और प्रोडक्शन भी बेस्ट होता है। इसके अलावे जो है कई जगह साम्यवादी कृषि भी या समाजीकरण भी किया जाता है, जिसमें रूस में हो गया, ईरान वगैरह में हो गया, इस तरह की खेती की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इवन पशुपालन की अगर बात करें तो जो पहला विशेषता था प्रिमिटिव में, उसमें पशुपालन भी, वहाँ भी जीवन निर्वाह है पशुपालन, उसको हम उद्योग या व्यवसाय से नहीं जोड़ते हैं। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ भी पशुपालन एक तरह से आप कह सकते हैं कि विशिष्टीकृत हो जाता है और व्यापारिक हो जाता है। चाहे हम मुर्गी पालन की बात कर लें, चाहे हम दुग्ध उत्पादन की बात कर लें, चाहे हम मत्स्य पालन की बात कर लें, मांस के उत्पादन की बात करें, ऊन, चमड़ा, हड्डी, इस तरह का जितने मतलब प्रोडक्टिव है, जो हम कह सकते हैं कि मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर हो जाता है पूरी तरह से। जैसे कि डेनमार्क हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, ये सब क्या है, यहाँ पे जो खेती होती है अर्जेंटीना के पंपास रीजन में, तो इस तरह की जो पशुपालन यहाँ पे होती है वो एक तरह से कृषि प्रकार की का हाईएस्ट है। आप कह सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड टेक्निकल जो है वो इनबिल्ट टेक्निकल एग्रीकल्चर होता है। तो ये सारे जो कृषि प्रकार की है वो विशिष्ट दशाओं, वातावरण और क्षेत्रीय विशेषता के आधार पे हम निकालते हैं और बताते हैं
कि इस तरह का वर्गीकरण होता है जो परंपरागत है और प्रकार की है। जैसा कि आधार में भी मैंने बताया था कि जो है जो डिफरेंट आधार है, चाहे वो उसके हम स्वामित्व की बात करें, जोत के आकार की बात करें, तो आप देखेंगे कि परंपरागत में जोत का आकार छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप जो भारत सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो है मान लीजिए किसी के पास 10 बीघा ज़मीन है, उसका बेटा हुआ 4, तो फिर वो 4 पार्ट में बट गया, फिर तो जोत का आकार, लैंड होल्डिंग छोटा होता जाता है। उसी तरह से जो है मॉडर्न में ये जोत का आकार बड़ा होता है, बड़े बड़े बागान होते हैं जिस पर खेती की जाती है, चकबंदी किया जाता है। उसी हिसाब से अगर हम संगठनात्मक बात करें तो रासायनिक खाद का जितना उपयोग मॉडर्न में होता है यहाँ नहीं होता। इरिगेशन फैसिलिटी यहाँ भी जो है पुराने ढर्रे पे होती है, वहाँ इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होती है। मशीनीकरण, ट्रैक्टर का ज़्यादा उपयोग होता है आधुनिक में, परंपरागत में नहीं होता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस पैदा करते हैं प्रिमिटिव एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी के और मॉडर्न एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी के, और इस आधार पे जो है ये वर्गीकरण किया जाता है। अब ये चीज़ है कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, उसके आधार पे वर्गीकरण किया जाता है। तो यह जो है विभिन्न प्रकारकी के अध्ययन के लिए विभिन्न भागों में अलग अलग विशिष्टता को शामिल किया गया, और उसको जो है आधुनिक और परंपरागत में हम उस विशेषता के आधार पे बांटते हैं। जैसे ये मैं बता रहा हूँ आपको कुछ उदाहरण, जैसे यहाँ पे आप देखिए पहला जो फिगर है वो परंपरागत कृषि का उदाहरण है। यहाँ पे संरचनात्मक विशेषता आपको उतनी नहीं दिखेगी जितनी आधुनिक कृषि में आपको दिख रही है, तो वो एक बेसिक है जिससे हम बाइफरकेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कटाई हो रही है, सेम फसल है, यहाँ कटाई का मेथड आप देखिए, दूसरी तरफ कटाई का मेथड देखिए, यहाँ भी आपको अंतर स्पष्ट आ जा रहेगा। उसी तरह से इरिगेशन फैसिलिटी आप देख पा रहे होंगे कि जैसे हमारे यहाँ अब थोड़ा सा डेवलप हुआ है तो पंप सेट के साथ पाइप लोग लगा देते हैं, नाला यूज होता है, नाला का निर्माण भी आज भी जो है नाले निर्माण पर सरकार जोर दे रही है। जबकि ये दूसरी तरफ आधुनिक कृषि में नए नए टेक्नोलॉजी, जिसको ड्रिप स्प्रिंकलर करते हैं, सिंचाई कहते हैं, इसमें क्या होता है, ना सिर्फ पानी की बचत होती है बल्कि बेहतर तरीके से सिंचाई भी होता है। इसमें पानी की खपत ज़्यादा होती है, मेहनत ज़्यादा पड़ता है, श्रम सघन हो जाता है, तो ये परंपरागत का उदाहरण है। तो ये सारे जो कारक हैं, या हम कह सकते हैं कि चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, तकनीकी हो, ये सारे के सारे कारक जो हैं वो कृषि के गुण को जो है निर्धारित करते हैं, और उसके आधार पे ये टाइपोलॉजी या विभाजन किया जाता है। हालांकि इसका उपयोगिता क्षेत्रीय और सूक्ष्म स्तर पर सीमित है, लेकिन अगर हम कृषि की इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक सतत या टिकाऊ अगर हम विकास की संकल्पना को करते हैं तो कहीं ना कहीं टाइपोलॉजी चेंज होगा, और टाइपोलॉजी चेंज करने के बाद कृषि पद्धति भी चेंज होगी, भूमि उपयोग बदलेगा और कहीं ना कहीं उत्पादकता बदलेगी। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो है परंपरागत जो कृषि व्यवस्था है वो, या परंपरागत कृषि की जो प्रकारिकी है वो, उसमें कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है, मॉडर्न से कुछ सीखने की ज़रूरत है, ताकि उत्पादकता बढ़ाया जा सके और कृषक जो वर्ग हैं या जो किसान हैं उसको आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए वो ज़रूरी है। हालांकि उसकी भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे हरित क्रांति हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ज़्यादा रासायनिक उर्वरक और ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज करने से भूमि बंजर हो जाती है। तो अगर हम उसको संतुलित वे में अगर हम उसको यूज करें, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होता है, तो संतुलित वे में अगर हम यूज करें तो आधुनिक कृषि कहीं ना कहीं उत्पादकता को बढ़ाएगी, और उससे जो है किसान आत्मनिर्भर बनेगा, किसान की जो है आप कह सकते हैं कि आय भी बढ़ेगी, जिससे काफ़ी बेहतर होगा, और उसके पास अगर पूंजी होगी तो पूंजी निवेश करेगा, जिससे जो है उसको भी फ़ायदा होगा। तो जो जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में विटलसी के कृषि प्रकारों का वर्णन किया था, तो उसमें इन्होंने भी, अगर उसको भी हम सामान्य तौर पे 2 भाग में बांटे, प्रिमिटिव और मॉडर्न में, तो बांट सकते हैं। जैसे चाहे वो स्थानांतरित कृषि हो, परंपरागत अस्थायी कृषि हो, या धान प्रधान सघन निर्वाही कृषि, यानी शुरू का जो 6 पार्ट है, आप कह सकते हैं कि उस 13 में शुरू का जो 6 पार्ट है वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रिमिटिव ही है, चाहे वो चलवासी पशुचारण हो, पशुपालन हो, स्थानांतरित हो, परंपरागत अस्थायी हो, या धान प्रधान या धान विहीन सघन निर्वाह कृषि हो। और बाद का जो उनका वर्गीकरण है वो जो है आपका कहीं ना कहीं वो आधुनिक कृषि को बताता है, जिसमें व्यापारिक फसल हो गया, बागानी कृषि हो गया, फल उत्पादन, अन्न उत्पादन हो गया, पशुपालन का जो है विशिष्टीकृत तकनीकी का उपयोग हो गया। तो इस तरह से कृषि टाइपोलॉजी को हम बांटते हैं, और मॉडर्न और प्रिमिटिव को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये कृषि टाइपोलॉजी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एग्रीकल्चर के दूसरे आयामों पे चर्चा करेंगे। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।